नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 28 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने एक टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको वहाँ डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और आपको पता है एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो उसे अप्लाई करके ही आप एग्जाम में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करें। तो 28 मार्च 2024 की जो हमें सबसे पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है H5N1 को लेके, जो कि एक टाइप है बर्ड फ्लू का। बर्ड फ्लू ये नाम तो आपने अक्सर सुना है, और ये जो करंट अफेयर है ये आपको करंट इवेंट से पूछा जा सकता है या फिर साइंस से भी पूछा जा सकता है इस पे क्वेश्चन, डिजीजेस से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख ले तो आपको ये बता दूं कि 2020 से हुआ क्या है। 2020 से जो हाईली पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक यानी क्या, ऐसा वायरस जो डिजीज स्प्रेड करता है उसे पैथोजेनिक कहते हैं। तो हाईली पैथोजेनिक यानी डिजीज स्प्रेड करता है, ऐसा ये एक बर्ड फ्लू का टाइप है जिसको H5N1 कहा जाता है। ये बहुत जोर से पूरे वर्ल्ड में बढ़ते जा रहा है, पूरे ग्लोब में बढ़ते जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खतरा हो रहा है कि जो बर्ड्स है वो आगे एग्जिस्ट भी करेंगे कि नहीं। इनकी अगर संख्या ज़्यादा यानी ज़्यादातर जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है उनको अगर ये वायरस हो गया तो शायद वो एग्जिस्ट करना भी बंद कर सकते। ये भी खतरा बताया जा रहा है वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स के लिए। ये जो वायरस है इसने इन्फेक्ट किया है बर्ड्स को मोर देन 80 कंट्रीज़ के, यानी हम कहेंगे दिसंबर 2023 तक की बात करें तो ये 80 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज़ को ये अफेक्ट कर चुका था। और इस कारण बहुत सारे जो चिकन्स और टर्कीज़ है इनकी डेथ हुई है कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स में, ये भी आपको देखने मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि इस कारण बहुत सारे न्यूमरस स्पीसीज जो है वाइल्ड बर्ड्स जो है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रक हो गए इस डिजीज़ के कारण। तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत बड़ा हम कहेंगे टेंशन का कारण बन सकता है। तो वरिंग साइंस है, जैसे कि हम कहेंगे रैपिडली बढ़ रहा है ये फ्लू। और आपको ये बता दूं कि ये एक टाइम पे कुछ ही बर्ड्स तक कन्फाइन रहता था, यानी मैमल्स में ये कुछ ही बर्ड्स तक कन्फाइन रहता था। अब अगर देखा गया तो बहुत सारे बर्ड्स को ये कहीं ना कहीं इन्फेक्ट करने लगा है। तो एक टाइम जो था वो अब बीत चुका है और अब ये बहुत सारे बर्ड्स तक फैलने लगा। ये जो इन्फेक्शन है ये पहले मेनली अंटार्कटिका में आपको देखने मिलता था फॉर द टाइम इन हिस्ट्री, बट अभी ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। देखिए क्या इसकी स्पीड है फैलने की। अब चलिए बर्ड फ्लू न्यूज़ में रहा तो बर्ड फ्लू के बारे में कुछ पहले जान लेते हैं। तो ये जो बर्ड फ्लू होता है, इस बर्ड फ्लू को एवियन फ्लू भी कहा जाता है। अब एवियन क्यों? एवियन यानी रिलेटेड टू बर्ड्स, बर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ है, एयर में रहने वाले जो भी है, जो भी एनिमल्स हैं उनसे रिलेटेड, तो उनको एवियन कहते हैं। तो इसको इन्फेक्शियस वायरल इलनेस भी कहा जाता है, जो इन्फेक्ट करता है और स्प्रेड होता है पोल्ट्री में, यानी जहाँ पे हम कहेंगे चिकन या टर्कीज रखे जाते हैं, और कुछ वाइल्ड बर्ड्स में भी, यानी कुछ फॉरेस्ट में रहने वालों में भी। तो इसमें अगर देखा गया तो अलग अलग स्ट्रेन है ये बर्ड फ्लू वायरस के, जो कि हम कहेंगे कि बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रहा है अमंग, हम कहेंगे एटलीस्ट 100 बर्ड स्पीसीज में ये फैल चुका है। इतना तो है ही, 100 स्पीसीज में ये फैल चुका है। एक स्पीसी के तो कितने तो भी बर्ड्स होते हैं, तो अलग अलग स्पीसीज में फैल चुका है, जिसमें वाइल्ड वाटर फाउल में ये फैल चुका है, जैसे कि डक्स में हो गया, गीज में हो गया। बट हम कहेंगे कि उनको ज़्यादा हार्म नहीं करता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ये जो वायरस होता है ये कहीं ना कहीं वाइल्ड बर्ड्स में जाता है, वाइल्ड बर्ड से पोल्ट्री फार्म्स तक आता है, और हम कहेंगे रेप्लिकेट होता है एक वेयर हाउसेस तक, जो फार्म बर्ड्स है यानी जो वहाँ पे उनको रखा जाता है। फिर एक को हो गया तो फैलते जाता है और सबको होते जाता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत पैथोजेनिक फ्लू वायरस पता चलता है, यानी ये कहीं ना कहीं डिजीज़ बहुत ज़ोर से स्प्रेड करता है। तो इसकी बड़ी वेव आ जाती है इलनेस की, और डेथ भी काफ़ी सारी होने लगती है बर्ड्स की। करंटली अगर देखा गया तो जो टाइप चल रहा है वो H5N1 है। ये हाईली पैथोजेनिक फ्लू वायरस है। बर्ड फ्लू वायरस में सबसे हाईली पैथोजेनिक जो होगा वो H5N1 ये वाला वायरस है, जो कि बहुत जोर से डिजीज को स्प्रेड करता है। तो हम कहेंगे वायरस जो होता है इसका कहीं ना कहीं आउटब्रेक हुआ था, यानी गूज फार्म जो थे उसमें, गोंगडोंग करके है चाइना में 1996 में, तब से ये बहुत जोर से चल रहा है। और अब नया वर्जन जो आया है H5N1 का, वो इमर्ज हुआ है यूरोप में 2020 से। वो रैपिडली पहुंचा है यूरोप से अफ्रीका, फिर एशिया। बाय लेट 2021 वो नॉर्थ अमेरिका में भी स्प्रेड हुआ, और कहीं ना कहीं 2022 तक हम कहेंगे कि वो साउथ अमेरिका में भी देखने मिला। फरवरी 2024 तक ये अंटार्कटिका में भी आपको अंटार्कटिका से भी आते हुए आपको दिख रहा है। तो देखिए बर्ड फ्लू कितने जोर से फैलते जा रहा है, और ये बहुत मैटर ऑफ वरी है।
H5N1 कैसे इम्पैक्ट करता है वर्ल्ड के बर्ड्स को, ये देख लेते हैं। यानी हम देखते हैं कि जैसे कि फार्म में जो बर्ड्स रखे गए उनको तो ये इन्फेक्ट करता ही है, उनके साथ साथ वाइल्ड बर्ड्स को भी इन्फेक्ट करता है जो कि जंगलों में रहते हैं। कुछ वाइल्ड बर्ड्स जो होते हैं जो कि ऑलरेडी एक्सटिंक्शन के करीब है, यानी वो बहुत कम बचे हुए हैं उनके स्पीसीज, उनको भी ये हिट कर जाता है। तो हम कहेंगे एटलीस्ट 21 एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है, यानी जो बहुत खतरे में स्पीसीज एक्सटिंक्शन के पास है, गायब हो सकते हैं, ऐसे इतने कम बचे कैलिफोर्निया में, इतने उनको तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्ट कर चुका है और उनकी डेथ भी हुई है इस वायरस से 2023 में। यानी हम कहेंगे एटलीस्ट 21 ऑफ द एंडेंजर्ड कैलिफोर्निया कॉन्डोर्स जो हैव डाइड फ्रॉम द वायरस इन 2023 अलोन। कितने ज़्यादा बर्ड्स की डेथ हुई है ये देखिए। और आप ये भी देख सकते हैं कि नियरली 6% जो पॉपुलेशन है उसके ये बहुत पास में है। हम कहेंगे रफली 330 बर्ड्स दैट वर बिलीव्ड टू लिव इन द वाइल्ड एज ऑफ द एंड ऑफ 2021। यानी आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 21 एंडेंजर्ड स्पीसीज है, यहाँ पे अगर हम इनकी डेथ की अगर बात करें तो नियरली 6% पॉपुलेशन है। रफली अगर देखा गया 330 बर्ड्स है, उनके 6% पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया था कि वो 2021 तक रहेंगे वाइल्ड में। यानी हम कहेंगे कि जंगलों में वो जिंदा रह सकते हैं, अदरवाइज हमको उनको कहीं पे फार्म में लाके उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उनको ये इफेक्ट कर गया है। तो ये बहुत बड़ा बिगेस्ट कंसर्न है इस वायरस का, क्योंकि अगर देखा गया तो ये वायरस जो है मैमल्स में भी फैलते हैं। आउटब्रेक जैसे देखा गया तो फॉक्सेस में होता है, प्यूमाज में होता है, स्कंक्स तक भी फैलते हैं, या फिर हम कहेंगे ब्लैक या ब्राउन बेयर्स जो है नॉर्थ अमेरिका के, उनमें भी ये वायरस होते हुए दिखा है। तो मैमल यानी क्या, जो एग्स ले नहीं करते, डायरेक्टली बेबी को बोर देते हैं, उनमें भी ये फैल रहे हैं। तो वर्स्ट अफेक्टेड मराइन मैमल्स जो है, मरीन मैमल्स में भी फैले हैं। तो 20,000 सी लायंस में देखने मिले हैं और डॉल्फिन्स में भी देखने मिला है, चिली या फिर हम कहेंगे पेरू में। इस इन्फेक्शन से इतने सारे स्पीसीज की डेथ हुई है। ह्यूमंस जो है उनको भी रिस्क है, बट रियरली ये होता है कि बर्ड फ्लू ह्यूमंस तक पहुंचता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ह्यूमन इन्फेक्शन के, उसमें लोग जो होते हैं वो वही होते हैं जो कांटेक्ट में आते हैं इस बीमार बर्ड्स के, पोल्ट्री फार्म्स में, उन्हीं को ये हो सकता है। तो हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर हम केयरफुली हर चीज़ को करें तो नहीं होगा, बट थोड़ा सा बच के रहना ज़रूरी है। दिस मीन्स दैट ह्यूमंस आर लाइकली टू गेट इन्फेक्टेड व्हेन देयर इज़ ह्यूज वायरल लोड, है ना। तो बहुत सारे फार्म्स में पोल्ट्री वाले हैं, पोल्ट्री फार्म्स में बहुत सारे जो मुर्गियाँ हैं वो इन्फेक्टेड है, और वहाँ पे हम कहीं उनके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो ये ह्यूमन को भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे पता चलता है। अब चिकन खाने से होगा कि नहीं वो तो आप जानते हो, अगर आप बॉईल करोगे चिकन को अच्छे से तो ये वायरस तो मर ही जाएगा ना, तो उसको खाने से होने के चांस कम है। बट अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं पोल्ट्री फार्म में तो ये होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से H5N1 बर्ड फ्लू जो है ये फैलते जा रहा है, और इसका जो सोर्स था करंट अफेयर का वो था इंडियन एक्सप्रेस। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग से लेके, जिसको शॉर्ट में स्टार्ट कहा जाता है, और इसका भी सिलेबस करंट इवेंट में जाता है। तो इसरो जो है यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जो है वो कंडक्ट करेगा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, जिसको स्टार्ट कहा जाता है 2024 में। ये प्रोग्राम चलाया जाएगा अप्रैल से मई के बीच में। तो ये प्रोग्राम है क्या और क्या नहीं, ये अब हम जान लेंगे। सबसे पहले जो स्टार्ट प्रोग्राम है ये इसरो का ही, इसरो के एफर्ट का एक पार्ट है, जिससे इंडियन स्टूडेंट्स को एनेबल किया जाएगा कि वो प्रोफेशनल्स बन सके, वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सके स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये यहाँ कहीं ना कहीं ये कोशिश है हमारी कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पहुँच सके और वो कहीं ना कहीं साइंस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन के अपने नॉलेज को काफ़ी एक्सपांड भी कर सके नए डोमेन में। तो ये स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग है क्या, ये देख लेते हैं। तो ये जो स्टार्ट है ये इनिशिएटिव है इसरो का, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑनलाइन इंट्रोडक्टरी लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है ये, जो चलाया जाएगा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो ऑनलाइन आपको यहाँ पे सब चीज़ें बताई जाएगी। स्टार्ट प्रोग्राम जो होता है उससे स्टूडेंट को इक्विप किया जाएगा, उनके अंदर फाउंडेशनल नॉलेज डाला जाएगा स्पेस रिलेटेड डोमेन्स का। तो स्पेस का नॉलेज डाला जाएगा, और स्पेसिफिकली इसको डिज़ाइन किया गया है अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, जो साइंस स्ट्रीम के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम्स के उनको। तो स्टार्ट जो होता है ये अलग अलग वेरियस डोमेन्स को कवर करेगा, जैसे स्पेस साइंस इसमें रहेगा, एस्ट्रोनॉमी इसमें रहेगा, एस्ट्रोफिजिक्स रहेगा, हेलियोफिजिक्स रहेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन रहेगा, एरोनॉमी रहेगा, सन अर्थ इंटरेक्शन के बारे में स्टडी कराई जाएगी। तो लेक्चर जो होंगे वो डिलीवर कौन करेंगे, तो साइंटिस्ट करेंगे, इंडियन एकेडमिक्स के जो साइंटिस्ट है वो, और इसरो सेंटर्स में जो काम कर रहे हैं वो साइंटिस्ट। तो ये जो प्रोग्राम है ये इसरो का ही पार्ट है, जिससे ट्रेन किया जा रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को, ताकि वो प्रोफेशनल बन सके, आगे जाके वो साइंस
और टेक्नोलॉजी को जो हमारी फील्ड है, स्पेस वाली फील्ड, उसको ज्वाइन कर सके और हमारे देश का नाम और भी रोशन कर सके, हमें स्पेस में जाने में, स्पेस को एक्सप्लोर करने में हेल्प कर सके आगे। तो इस तरह से ये स्टार्ट प्रोग्राम रहा है जो कि शुरू किया गया है और इस शुरू किया जाएगा अप्रैल से मई के बीच में, और इसका सोर्स था इसरो। उसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें देखने मिल रही है वो है नेशनल असेसमेंट एक्रेडिएशन काउंसिल को लेके, NAAC, नैक को लेके। अब नैक ये वर्ड तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, ये जो हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन या ये जो काउंसिल है, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जो कि कहीं ना कहीं एजुकेशन से ही रिलेटेड है। तो नैक क्या करता है ये भी आपको पता चलेगा। तो ये जो इसका सिलेबस है ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर में जाता है। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन जो काउंसिल है, नैक जो है, उसने काफ़ी रिफॉर्म्स लाए हैं एक्रेडिएशन प्रोसेस में। अब ये एक्रेडिएशन प्रोसेस होती क्या है? ये एक्रेडिएशन प्रोसेस जो होती है, इससे कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये एक तरह से एक प्रोसेस है जिससे रिकॉग्निशन मिलता है किसी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बाय नैक, और ये मिलने के बाद आपको तो पता है उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो एक्रेडिएशन प्रोसेस है उसमें काफ़ी रिफॉर्म्स लाए गए। नैक जो होता है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बाइनरी एक्रेडिएशन सिस्टम। इसमें दो बाइनरी हम कहेंगे, यानी दो क्लासिफिकेशंस इसमें रहेंगे। तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दो कैटेगरीज में बांटा जाएगा। एक होगा एक्रेडिएटेड, यानी जिसको रिकॉग्निशन मिल चुका है, और दूसरा होगा नॉन एक्रेडिएटेड, जिसको रिकॉग्निशन नहीं मिला। प्राइमरी गोल यही है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी पार्टिसिपेट कराया जाए एक्रेडिएशन प्रोसेस में, यानी उनके अकॉर्डिंग अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो आपके इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो आपको भी एक्रेडिटेड ऐसा एक दर्जा मिल सक रहा है। तो एक्रेडिटेशन सिस्टम में आप भी आओगे तो ये बहुत अच्छी बात रह सकती है। तो ये देख लेते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल है क्या। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो नैक है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि किसी के अंडर काम नहीं करती है, ये इंडिपेंडेंटली काम करती है। और इसको एस्टैब्लिश जिन्होंने किया है वो है यूजीसी, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया, यूजीसी ऑफ इंडिया। इसका प्राइमरी पर्पस यही है कि एसेस करना और एक्रेडिट करना इंस्टीट्यूशंस को, हायर एजुकेशन जो कि हमारे देश के इंस्टीट्यूशन है उनको, यानी उनको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन देना। ये जो नैक था इसको कहीं ना कहीं एडवोकेट किया गया था, इसको लाया गया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE को लेके 1986 में, और दूसरा है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, दैट इज POA 1992 को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वालिटी और रेलेवेंस जो है हायर एजुकेशन का इंडिया में वो अच्छा है कि नहीं ये देख सके। यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन डाल रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनके कोई क्वालिटी ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर ये पता चलना चाहिए कि किस किस को रिकॉग्निशन मिला है। जिसको रिकॉग्निशन मिला है उसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो अच्छा ही रहेगा। तो हम कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात हो सकती है हमारे देश के अच्छे इंस्टीट्यूशन को बनाने में। नैक जो है उसका मैंडेट क्या कहता है? वो कहता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। वो क्या करता है? सबसे पहले परफॉर्मेंस देखता है यूनिवर्सिटीज और कॉलेज का कैसा रहा है कभी भी रिकॉग्निशन देने के पहले। दूसरा एक्रेडिएशन, यानी वो एक्रेडिएशन ग्रांट करता है यूनिवर्सिटी, वो इंस्टीट्यूशंस को उनके क्वालिटी स्टेटस देख के, ठीक है। तीसरा बनता है क्वालिटी एश्योरेंस, यानी हम कहेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस देता है, उसके इंटीग्रल पार्ट का है ये हिस्सा एजुकेशन फंक्शनिंग का, कि अभी हमने इसको एक्रेडिटेशन दिया है या फिर हम कहेंगे कि हमने इसको रिकॉग्निशन दिया है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे अकॉर्डिंग या फिर अपने क्वालिटी पे ध्यान देते हुए ही आगे काम करेंगे। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो नैक है उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो नैक ऑपरेट करता है जनरल काउंसिल के थ्रू, GC जिसको कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव कमिटी के थ्रू। यहाँ एक काउंसिल है और दूसरा एग्जीक्यूटिव कमिटी है। जो ये जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमिटी है, ये इसमें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, सीनियर एकेडमिशियंस होते हैं, जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं रिकॉग्निशन को लेके, एजुकेशनल सिस्टम में क्या होना चाहिए क्या नहीं उसको लेके, क्वालिटी कैसी अच्छी करनी चाहिए उसको लेके, ये सब काम करते हैं। और इसमें जो डायरेक्टर होते हैं वो सर्व करते हैं एज एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ नैक। तो नैक के जो हेड होते हैं वो एक डायरेक्टर होते हैं। तो हम कहेंगे इस तरह से ये पूरा एक स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है नैक का, और नैक न्यूज़ में रहा है। तो नैक जो न्यूज़ में रहा है उसका जो सोर्स था इस करंट अफेयर का वो था हिंदुस्तान टाइम्स। उसके बाद जो अगली हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को लेके, ISA को लेके, और इसका भी सिलेबस जाता है करंट इवेंट में। इंडिया जो होता है उन्होंने रिसेंटली सबमिट की है अपनी एप्लीकेशन
इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को। तो ISBA या फिर हम कहेंगे ISA, इसको इंडिया ने जो एप्लीकेशन सबमिट की, इस कारण ये अथॉरिटी न्यूज़ में आ गई है। तो इंडिया ने आखिरी एप्लीकेशन दी क्यों है? क्योंकि इंडिया राइट्स मांगना चाहता है एक्सप्लोर करने के लिए दो रीजन से। इंडियन ओशन में दो रीजन्स ऐसे हैं जहाँ से इंडिया भी कुछ रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहता है, वहाँ से कुछ रिसोर्सेज को निकालना चाहता है जो इंडिया के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। बट गड़बड़ क्या है, इंडिया क्यों ऐसा करना चाह रहा है, ये भी हमको अभी पता चलेगा। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि जो स्ट्रेटेजिक मूव है इज मोटिवेटेड इन पार्ट बाय चाइनीज एक्टिविटी। क्योंकि चाइनीज जो है, चाइना जो है वो यहाँ पे इस एरिया में अपना डोमिनेंस दिखा रहा है। चाइना ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ के रिसोर्सेज उसके, इसलिए अब इंडिया चाह रहा है कि हमें यहाँ के वैल्यूएबल जो रिसोर्सेज है उस पर हमारा भी अधिकार है, हमारा भी राइट है, सिर्फ चाइना का नहीं है। तो ये जो रीजन होते हैं जो एक्सप्लोर करना चाहती है इंडिया, वो है FNSC निकिटिन सी माउंट, AN सी माउंट कहा जाता है। ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये इंडिया, श्रीलंका और यहाँ पे है वो इंडियन ओशन में निकिटिन सी माउंट जिसे कहा जाता है। और दूसरा है कार्लसबर्ग रिज, वो यहाँ पे आपको आते हुए दिखेगी कार्लसबर्ग रिज। तो ये कार्लसबर्ग रिज है और ये निकिटिन सी माउंट है। तो ये दो रीजन्स को इंडिया एक्सप्लोर करना चाहता है और चाइना अपना डोमिनेंस वहाँ पे दिखा रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन दी है कि ये रीजन को हमें एक्सप्लोर करने दिया जाए। अब देखते हैं कि ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी काम क्या करती है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये किसी के अंडर काम नहीं करती है, काफ़ी इंडिपेंडेंटली काम करती है। ISA को एस्टैब्लिश किया गया था 1994 में अंडर 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सी। तो सी के जो लॉज होते हैं उसमें कहीं ना कहीं उसको अच्छे से चलाने के लिए जो समुंदर के लॉ बनाए रखे हैं, क्योंकि समुंदर किसका ये पता नहीं चलता है, तो उसके लॉ को अच्छे से चलाया जाए, इसलिए ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है ये काम कर रही है। अब पर्पस देखते हैं इसको बनाने का क्या था। प्राइमरी पर्पस यही था कि रेगुलेट करना माइनिंग में, क्योंकि कोई भी देश कहीं भी जाके कोई भी रिसोर्सेज की माइनिंग कर लेगा और रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं हमें रेगुलेट करना कि पूरी चीज़ें खत्म ना हो जाए, उनके नेशनल जुरिस्डिक्शन के बाहर की चीज़ों में कोई अपना अधिकार दिखा के उन्हें कहीं खराब ना कर दे। ये उसका पहला एम था, पहला पर्पस था। और जो एरिया होते हैं वहाँ पे हम कहेंगे वर्ल्ड के पूरे ओशन ही लगभग आते हैं। तो हम कहेंगे ISA जो है ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस। तो ये लाइसेंस देता है या रेगुलेट करता है एक्टिविटीज़ को, एक्सप्लोरेशन को लेके। जैसे इंडिया ने भी एप्लीकेशन दी, इंडिया की एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट हो गई तो हमें परमिशन मिल जाएगी कि हम वहाँ एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं मिनरल रिसोर्सेज के। ISA का एम यही है कि प्रोटेक्ट करना मरीन एनवायरनमेंट को, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं होने देना, ताकि जो मरीन एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रहे और हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ से जो ये लोग कर रहे हैं या बाकी देश कर रहे हैं उससे ओशंस को या फिर जो मरीन एनवायरनमेंट है उसको बचाना। ISA का हेडक्वार्टर किंगस्टन में जो कि जमाइका में आपको देखने मिलता है। उसी के अलावा मार्च 2024 में ISA के 169 मेंबर्स हैं। तो 169 मेंबर जो है ये कहीं ना कहीं ISA के मेंबर कंट्रीज है और इसमें 168 मेंबर स्टेट्स है और एक यूरोपियन यूनियन है। इतने सारे कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन को मिलके इतने सारे उसके मेंबर्स बनते हैं। तो ये पर्पस है। उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सुप्रीम अथॉरिटी है, इसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है समुंदर के लॉ को लेके। और इसकी सुप्रीम अथॉरिटी ISA तो है ही, ISA के भी सबसे सुप्रीम अथॉरिटी ISA में आने वाली उसकी असेंबली है। असेंबली जो होती है उसमें ISA के सभी मेंबर्स होते हैं जिनको यहाँ रिप्रेजेंटेशन मिलता है। वो असेंबली जो होती है वो कुछ जनरल पॉलिसीज़ बनाती है, बजट एस्टैब्लिश करती है, कितना लगेगा, पैसा क्या लगेगा ये मरीन एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, और इलेक्ट करती है 36 मेंबर काउंसिल का। तो इसमें 36 मेंबर काउंसिल होते हैं जो कि हम कहेंगे कि ये ISA की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। तो ये जितने भी पॉलिसीज़ है उसको एग्जीक्यूट करने का काम करती है। ये जो ISA है उनकी एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी है वो। तो यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल जो है ISA के उनको नॉमिनेट करता है काउंसिल और इलेक्ट किया जाता है। सेक्रेटरी जनरल तो रहेगा, वहीं से पूरा सब डिसीजन लिए जाएंगे, तो ये नॉमिनेटेड रहते हैं सेक्रेटरी जनरल जो भी रहेंगे। ये जो काउंसिल है यही इसको नॉमिनेट करती है और इलेक्टेड बाय असेंबली फॉर 4 ईयर्स टर्म, है ना। तो नॉमिनेट करेगा और इसको इलेक्ट करेगा कहीं ना कहीं असेंबली 4 साल के लिए। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना है ISA का। तो ये ISA जो है ये न्यूज़ में रहा और इस न्यूज़ का जो सोर्स था वो था द हिंदू।
अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है क्रिटिकल टेक सेक्टर्स को लेके। तो क्रिटिकल टेक सेक्टर्स क्या है ये आपको पता चलेगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, और इसका सिलेबस जाता है GS3 में, टेक्नोलॉजी में। तो हम कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने रिसेंटली अनवील किया एक ड्राफ्ट रोड मैप क्रिटिकल टेक सेक्टर्स को लेके कि कौन कौन से हो सकते हैं और क्या होगा इंडिया को, इनके कारण क्या लॉस हो सकता है या फिर क्या हो सकता है इंडिया में। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इंडिया को काफ़ी फोकस रहना पड़ेगा रिसर्च और डेवलपमेंट को लेके जब वो उसकी टेक्नोलॉजी बनाता है। तो टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस हमने तो दे के रखा है, भैया आप कोई भी टेक्नोलॉजी बताओ, बट सोचिए अगर गलत टेक्नोलॉजी किसी ने बना ली तो कितना बुरा हो सकता है, ये सब चीज़ें हमें सोचना होगा। तो ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज होती क्या है ये सबसे पहले अब हम जान लेते हैं। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसको आइडेंटिफाई करता है गवर्नमेंट एज क्रिटिकल फॉर नेशंस फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी क्रिटिकल है ऐसी टेक्नोलॉजी, या नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी हम कहेंगे कि ये बहुत क्रिटिकल है, यानी बहुत डेंजरस साबित हो सकती है हमारे देश के सिक्योरिटी को लेके, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेके। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती तो जा रही है, बट आपको पता है कितना खतरा हो सकता है टेक्नोलॉजी से। तो इसमें ऑफन क्या इन्वॉल्व होता है, तो कटिंग एज रिसर्च जो हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ये सब देखा जाता है। तो ये जो सेक्टर्स होते हैं टिपिकली यहाँ पे हम कहेंगे कि जो गवर्नमेंट होता है वहाँ से इनको काफ़ी इन पे ध्यान रखा जाता है और इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं यानी यहाँ पे एक चीज़ तो हमें पता चल रही है कि ये टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ किया गया तो हमारे देश की अच्छी ग्रोथ हो सकती है, बट अगर नहीं किया गया तो देश को खतरा भी हो सकता है। ऐसी ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेट के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यानी ये ज़रूरी भी है, इसके बिना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बट कहीं ना कहीं हम अगर आगे बढ़ना चाहते तो हमें सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो एग्जांपल जो है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर के, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको AI कहते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आता है, ब्लॉकचेन आता है, ये सब यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। ये टेक्नोलॉजीज काफ़ी खतरनाक टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है या फिर काफ़ी फायदे वाली भी टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। ऐसे टेक्नोलॉजी को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इसका फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है क्रिटिकल टेक सेक्टर्स का, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को प्रमोट करता है, इंडिया को टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ाता है और कॉपरेशन के साथ चलने का मौका देता है पार्टनर्स, जो भी हमारे देश के पार्टनर्स हैं उनके साथ। यानी हम कहेंगे कि सब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे तो हमें भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना पड़ेगा और जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज जो शेयर हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा और इंडिया एक ट्रस्टवर्दी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनर बन सकता है। तो लोग हम पे भरोसा कर सकते हैं बाहर के देश के, इंडिया हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करता है जो इंडिया खुद बनाता है और सब कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, वो भी हमारी फिर आगे आके हेल्प करेंगे। तो कहीं ना कहीं फॉरेन हॉस्टाइल फोर्सेस जो है, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हम पे नज़र रख रहे हैं और वो कहीं ना कहीं हमें रोक रहे हैं कि हम आगे ना बढ़े, तो हम कहीं ना कहीं अपने टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन जो है की टेक्नोलॉजी उनका हम कर सकते हैं, तो इससे डैमेज नहीं होगा हमारा नेशनल और इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट जो है इलीगल टेक्नोलॉजी आउटफ्लोज के कारण। तो गलत टेक्नोलॉजीज हम तक पहुंचाएंगे काफ़ी सारे देश और वो पहुंचने के कारण हमारे देश की जो भी जो डेवलपमेंट है वो रुक सकती है। तो इसको कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाता है। उसके अलावा इनोवेशन, कॉम्पिटिटिवनेस, ये भी कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज सेक्टर है उसमें लाया जाता है, जिस कारण जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, GDP ग्रोथ होती है हमारी, तो काफ़ी अच्छा भी हो सकता है। और एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी सिस्टम भी बनाया जाता है, यानी स्पेशली अगर देखा गया तो बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, सबने कुछ ना कुछ नई चीज़ें बना के रखी है और वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। दूसरों तक पहुंच जाएगी तो लोगों को डर है कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाएगी, कस्टमर का डेटा है, ऑपरेशन जो भी चल रहे हैं, जो भी आपके कंपनी के जो भी कामकाज चलते हैं वो भी आपको पता होने, आप तक ही रहने चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो हम कहेंगे सिक्योरिटी सिस्टम भी काफ़ी अच्छा करने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजीज है, जैसे बहुत सेंसिटिव डेटा जो होता है उसको प्रोटेक्ट करना, या फिर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करना, एक तरह से ट्रस्ट बनाना है डिजिटल इंटरेक्शन में, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन पे बहुत सारे हम कहेंगे कि प्रॉब्लम्स जा सकते हैं सिक्योरिटी को लेके। तो वो बहुत क्रुशियल है कि रिस्क जो भी है इन क्रिटिकल सर्विसेज से उसको अच्छे से काम किया जाए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है उसे काफ़ी अच्छा बनाया जाए। ये सब हम कर सकते हैं। और उसके अलावा इश्यूज और चैलेंजेस जो है इन क्रिटिकल टेक सेक्टर को बनाने के लिए क्यों नहीं इजीली वो हो सकता है, डेवलप हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले देखिए कि डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ STEM ग्रेजुएट्स, यानी हम कहेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी
इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो हम कहेंगे साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के जो ग्रेजुएट्स हैं वो हमारे पास है तो काफ़ी, बट बहुत बड़ी गैप देखने मिल रही है जो इनको स्किल्स सिखाई गई है और जो इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरत है। तो कहीं भी हो सकता है कि वो अपग्रेडेड स्किल्स नहीं है जो इनको एजुकेशन के वक्त सिखाई गई है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा है कि ब्रेन ड्रेन जो है, एआई एल्गोरिदम जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिस कारण लोग अब दिमाग लगाना बंद कर दिए। एआई एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा चलाया जा रहा है, हार्डवेयर एक्सेलरेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं, हम कहेंगे फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग इन यूएसए एंड यूरोप, तो उस कारण बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेने यूएस और यूरोप में चले जाते हैं और हम अपने अकॉर्डिंग अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाते। ये भी प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे जा रहे हैं। और आगे देखा गया तो इंडिया जो होता है वो कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम कर रहा है, बट कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि फंडिंग बढ़ाने की, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, नए नए चीज़ें लाने की, नए नए इनोवेशंस लाने के, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज़ के, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इंडिया फेस करता है बहुत बड़ी स्टिफ कॉम्पिटिशन दूसरे देशों के साथ, जैसे चाइना बीच में खड़ा है, यूएस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये पर्टिकुलरली ये इमर्ज हो रहे हैं हम अपने टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में, बट ये लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं और ये कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़े चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें जा सकती है अगर टेक्नोलॉजिकली देखा गया तो। और टेक्नोलॉजी का जो हमारा सेक्टर है उसमें जो ग्रोथ है उसके लिए हमें एनर्जी कंजम्पशन कौन से हो रहे हैं वो देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका भी मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा, कल ही हमने डिस्कस किया। उसके अलावा सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हमें लाना पड़ेगा, यानी हमें नेचर को खराब ना करते, एनवायरमेंट को खराब ना करते हुए टेक्नोलॉजीज को आगे लाना पड़ेगा। इस तरह से हमें ये पता चलता है। तो ये क्रिटिकल टेक सेक्टर से जो कि न्यूज़ में रहे, और ये जो न्यूज़ थी इसका सोर्स था द हिंदू। चलिए अब बारी आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को जानने की। तो सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यू है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इज एन ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 इज आईएससी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन इंटरनेशनल सीबेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अबाउट स्टेटमेंट? फर्स्ट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and statement 2 are correct. Statement 2 is correct explanation for statement 1. Second is both statement 1 and statement 2 are correct. Statement 2 is not correct explanation of statement 1. Third is statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. And fourth is statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. जो आपको आंसर सही लगते हैं उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग सीरियसली एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, सीरियसली करंट अफेयर्स को स्टडी कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल असेसमेंट एक्रीडिएशन काउंसिल, दैट इज NAAC. First option is NAAC is an autonomous body established by University Grant Commission UGC of India. NAAC was set up to assess and accredit institutions of higher education in the country. Which of the statement given above is or are correct? First is 1 only, second is 2 only, third is both 1 and 2, and fourth is neither 1 nor 2. Question number 3. With reference to space science technology awareness training, that is START, consider the following statement. First is START is an initiative by Ministry of Science and Technology. Second, START intends to equip students with foundational knowledge in space related domains. Third, it is specifically designed to for undergraduate and postgraduate students of science and technology. How many of the statement given above are not correct? Only 1, only 2, all 3 या फिर none? अब बारी है जो हमने कल एमसीक्यूज सॉल्व किए थे उसके आंसर्स जानने की। तो कल जो हमने एमसीक्यूज सॉल्व किए थे दैट इज 27 मार्च के एमसीक्यूज, उसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी, सेकंड का आंसर है सी और थर्ड का आंसर था बी। आई होप आपके आंसर्स करेक्ट निकले होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।